आपको सोचने की जरूरत है। वो है क्या? आप लोगों में से कितने लोगों के अपने घर हैं या अपने वालिद के घर में रहते हैं? हैंड रेस कीजिएगा। बाकी लोगों के अपने घर नहीं है? कितने लोगों के अपने घर नहीं है जो रेंट पे रह रहे हैं? जिनका अपना घर नहीं है, जो रेंट पे रह रहे हैं, क्या उनका अपना घर बनाने की ख्वाहिश है? ख्वाहिश है? ख्वाहिश है। क्योंकि ये ख्वाहिश हमें बचपन से डाली गई। मां आपको तैयार करती रहती है, जब आप थोड़े से बड़े होने, समझदार होने शुरू, बेटा तेरा अपना घर होना बहुत जरूरी है, मेहनत करके ना, मेहनत करियो, अपना घर बनाइयो, कामयाब इंसान बनियो। जहन साजी हो रही है। अगर बहन से बच के, मां से बच के निकल गए तो बीवी, अपना घर नहीं है, कहाँ दर बदर की ठोकरें खिलाते हो, तो हर 2 साल में घर चेंज करवाते हो, किराए में मुझे दर बदर की ठोकरें खिलवा रहे हो। वो इतना ब्लैकमेल करेगी, आप जैसी भी हालत में गुजारो, खाना अच्छा नहीं खाओगे, अपने लाइफ स्टाइल पे पैसा नहीं लगाओगे, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दोगे, अच्छी सेहत की नहीं, अच्छा इलाज नहीं करवाओगे, लेकिन घर बनाओगे। क्यों? क्योंकि बीवी ने टेंशन दी हुई है। मैं अच्छा वर्ड यूज करता हूं। अच्छा, तीसरा, अगर इससे भी बच के निकल गए तो बीवी, बेटी भी, ये तीनों इमोशनल रिश्ते हैं ना। बेटी भी आपको, आप हमें रेंट पे रखते हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आते, क्योंकि रेंट पे रहने, अब आप बेटी की टेंशन, चारा बंदा, हर बंदा लगा हुआ है किसी तरह मेरा अपना घर हो जाए। आज मैं आपको कुछ कैलकुलेशन से ये दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में अपना घर होना वर्स्ट इन्वेस्टमेंट होती है आफ्टर 45 ईयर्स। कैसे? मैं अगर एक अभी कोई एरिया उठाऊं जहां पे 1 करोड़ रुपए का कोई घर मिल जाए, होगा आपके पास? इस्लामाबाद में होगा? फार एरिया में 1 करोड़ रुपए में मुझे ऊपर नीचे का पोर्शन मिल जाए, 3 मरने का या 5 मरने का, हो गया, ऐसे एरियाज होंगे ना। वहां पे रेंट कितना चल रहा होगा? दोनों फ्लोर्स का मिला के मुझे कितना रेंट मिलेगा? 30-35 दोनों को मिला के सर 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉपर्टी का एक हुआ है ना, उसमें 0.5% पर मंथ वो रेंट की मत के अंदर अगर आ रहा होता है बहुत अच्छा है। 0.5% यानी कि 50,000 पर मंथ। 35-36 है सर जो आप बात कर रहे हैं, नॉर्मल 1 करोड़ की, नॉर्मल एक, सुने मैं मुझे सुनिएगा, नॉर्मल 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे अगर आप 1 करोड़ का किसी जगह घर है ना, तो उस पे रेंट जो आ रहा है ना आजकल 40,000 होगा, 20,000 एक पोर्शन, 20,000 दूसरा पोर्शन, 40,000। मैं कहता हूं इनकी बात रखते हैं 50,000, मैं कहता हूं इनकी बात रखते हैं 50,000 रेंट आ रहा होगा। सही है, 0.5% रेंट आ रहा होगा। 50,000 को मल्टीप्लाई करें 12 से, 6 लाख को डिवाइड करें 1 करोड़ से, क्या बना? 6%। इसका मतलब आपको रिटर्न कितना आ रहा है? 6%। तो हमारी सारी तो कोशिशें होती है ना, किसनी होती है? रिटायरमेंट के बाद यार घर होगा, रेंटल इनकम आएगी, सुकून से रेंट खाऊंगा, जिंदगी गुजारूंगा, दवाइयां खाऊंगा। और ये सुकून की डेफिनेशन क्या है? ये सुकून क्या है? ये सुकून तो सुने, सुकून क्या है? किराएदार कब्जा ना करने, सुकून। किराएदार टाइम पे पैसे देगा, सुकून, दूसरा सुकून। किराएदार बिजली का बिल टाइम पे भरेगा, तीसरा सुकून। किराएदार घर को तोड़ फोड़ तो नहीं देगा, चौथा सुकून। पांचवा सुकून, या किराएदार छोड़ के चला गया, मुझे दूसरा किराएदार ढूंढने में अगर टाइम लग गया तो मेरा 1 महीने का रेंट जाएगा, पांचवा सुकून। कितने सुकून है? ज़हनी सुकून, चिन पार्टी। अच्छा, उसके बाद अब उसके बाद सपोज करें आपको इतने सारे सुकून है, तो आप क्या चाहोगे? 2 साल बाद किराएदार को निकालो, कहीं कब्जा ना करने। ऐसे ही होता है, नहीं तो किराएदार खुद छोड़ के चला जाएगा। ऑन एन एवरेज 2 साल में आप घर चेंज करवा देते हो। अगर आपने रेंट पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और वहां से रेंटल इनकम आ रही है, तो अब 2 साल में किराएदार या तो खुद छोड़ के चला जाएगा या आप उसको खाली करवा दोगे। ऐसे ही होता है, प्रैक्टिकली बता रहा हूं। जब आप दूसरे किराए पे चढ़ाने जाते हो तो पहला रिस्क क्या होता है? अगर 1 महीना खाली रह गया तो 1 महीने का रेंट गया। दूसरा रिस्क क्या होता है? कमीशन देगा ब्रोकर, 1 महीने का रेंट देगा। अच्छा, उसके बाद जब वो छोड़ के जाता है ना किराएदार, तो वो जो 1 महीना आपका जो किराए पे चढ़ने में लगता है ना, उसमें आप मेंटेनेंस में भी खर्च करते हो। वो 1 महीना मेंटेनेंस में भी निकल जाता है। किस मेंटेनेंस में कितना पैसा लगता है? 2 साल बाद 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे आपका 1 लाख रुपया लग जाता है। यानी 2 किराए लग गए उधर
एक किराया आपका वेस्ट हो गया क्योंकि एक महीना आपको मेंटेनेंस में लगा और एक महीना किराएदार ढूंढने में, ये वेस्ट हो गया आपका एक पूरा एक महीना। एक महीना आपने एजेंट को कमीशन दे दिया, 4 किराए निकल गए। इसका मतलब एक साल में आप कितना किराया अर्न करते हो? 10 किराए आउट ऑफ 12। इसका मतलब आपने 6 लाख रुपए अर्न नहीं किया, कितना अर्न किया? 5 लाख रुपए। इसका मतलब आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंसेस क्या बना? 5%। 5% के लिए आप ये सारी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो। अब यहां पे सवाल, इस पे लोग ये कहते हैं कि यार एसेट की वैल्यू भी तो appreciate अब यहां पे सवाल आता है कि यहां पे कैपिटल गेन भी तो होता है। अगर मैं ये घर बेच देता और मैं यहां किराए पे रह रहा होता तो आज से 10 साल बाद ये 1 करोड़ का घर कितने का हो जाता? 2 करोड़ का तो हो ही जाता ना। और अगर मैं रहता यहीं तो मेरी वैल्यू बढ़ गई, 1 करोड़ से बढ़ के 2 करोड़ रुपए हो गई। 1 करोड़ का मुझे नफा हो गया। ऐसे ही है, रेंट मैंने अलग सेव किया, 5% जो मेरे कॉस्ट आती रेंट की वो मैंने अलग सेव की, प्लस 1 करोड़ का मुझे नफा भी हो गया। इस 1 करोड़ का जो प्रॉफिट आया, इससे मेरी लाइफ स्टाइल पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इससे मेरे बच्चों की एजुकेशन बेहतर हुई? नहीं हुई। इससे मैंने कोई अच्छी सवारी ली? इस 1 करोड़ को मैं देख के सिर्फ खुश हो रहा हूं, दिन को बना रहा हूं, मेरी जात को कोई फायदा नहीं हुआ? हुआ? नहीं हुआ ना। अब मैं आपको एक और बड़े नाजुक तरफ लेके जा रहा हूं। जितने भी बड़े बड़े मुत्तकी लोग भी हैं ना, आज इसका शिकार है। किस चीज का? विरासत के ना तकसीम करने का। क्यों? हम सबको लगाया गया प्रॉपर्टी की तरफ। हम सब ने घर बनाए। अब सपोज करें, मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, मेरी एज 45 है, अज्यूम कर रहे हैं, मेरी एक्चुअल में नहीं है। 45 मेरी एज है और मैंने बड़ी मेहनत करके ना 5 करोड़ रुपए का एक घर बना लिया। बस सब कुछ सेविंग मेरी यही थी, एक घर। और मेरी एक बीवी है, इशारा ये कर दिया था, एक है। 2 बच्चे, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां भी हैं, यानी 4 बच्चे हैं। सपोज करें इस टाइम पे मेरी डेथ हो जाती है। अब मेरी डेथ हो गई और मैंने वसीयत नहीं लिखी थी, तो अब बच्चे क्या करेंगे? मैंने बेटियों की शादी कर दी थी। सपोज करें 45 ईयर्स की एज पे मैं बेटियों की शादी कर चुका हूं और मैंने उनको जहेज भी दिया 25-25 लाख का, वो अलग से दे दिया था मैंने। अब मेरे पास बस ये 5 करोड़ का घर है जिसमें मैं रह रहा था अपने बच्चों के साथ। मेरी हो गई डेथ, बेटियों की शादी कर चुका हूं। एक बेटा एक फ्लोर पे रहने लगा, दूसरा बेटा दूसरे फ्लोर पे रहने लगा, और मां कभी इस बेटे के साथ कभी इस बेटे के साथ, दोनों के साथ रहती है। अब क्या इस घर में बेटियों का शेयर नहीं था? कितना शेयर था? 5 करोड़ का 8वां हिस्सा था बीवी का। 5 करोड़ का 8वां हिस्सा निकालने कितना बना? 12.5%। कितना बना? 62,50,000 रुपए बीवी का शेयर था। उसके बाद रिमेनिंग कितने बचे? तकरीबन 44 मिलियन, यानी 4 करोड़ 40 लाख। 4 करोड़ 40 लाख के 6 हिस्से बनेंगे। 6 हिस्से क्यों? 2 बेटों के, एक बेटियों का। तो मैंने 6 से डिवाइड किया, तो एक हिस्सा कितना बना? 75 लाख रुपए। यानी एक बेटी का शेयर 75 लाख रुपए इस घर में, और एक बेटे का शेयर 1.5 करोड़ रुपए इस घर में। बेटे रेंट पे, बेटे रह रहे हैं यहां पे सुकून से। बेटियों को रेंट देना चाहिए या नहीं चाहिए? बेटों को चाहिए, क्योंकि उनका शेयर है। लेकिन कोई देता है? हमारे आसपास देखने, अपने अंदर देखें, सब सोचें, नहीं देते। क्योंकि ये बड़ा डायनेमाइट ना, हम सबको घर बनाने पे लगाए, हम सबने घर में पैसे फंसा दिए, मट्टी में पैसे फंसा दिए, और ऐसे फंसा दिए कि अब बेचेंगे तो या बच्चे कहां आएंगे सड़क पे। और अगर कोई बेटे के जहन में आ गया, अच्छा सोचते हैं, किसी बेटे के जहन में आ गया यार नहीं यार, वो उसने किसी मौलवी से सुन के आ गया और जज्बाती हो गया। आज के लोग कहते हैं वो जज्बाती हो गया, मौलवी ने बहका दिया, मौलवी की बातों में आ गया। मौलवी को अच्छी बात कर देना, वो घर आके करे, वो मौलवी की बातों में आके जज्बाती हो गया, बहक गया है। वो आके बोले इसमें बेटियों का शेयर बनता है, अम्मा ये घर बेच देते हैं। अम्मा का इसमें कितने शेयर है? अभी सिर्फ 62,50,000 रुपए शरई हैसियत से, सिर्फ 62,50,000। डिस्कस किससे कर रहा है? अम्मा से। कहा अम्मा ये घर बेच देते हैं और बेच के बेटों को, जो बेटियां हैं ना, बहनें, उनको शेयर देते हैं। तो अब उसने बात बहनों की है, लेकिन मां क्या बोलेगी? रन मुरीद। बीवी के बहकावे में आ गया।
बीवी बहका रही है तुझे, यही सुनेंगे ना बेचारे ने। अब वो बेचारा गया। बहुत हैवी रिसर्च लग रही है आपकी। बहुत किए। अच्छा, अब वो बेचारा गया, अब वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। एग्जीक्यूट तो दूर की बात, वो इस बात को जबान पे भी नहीं ला सकता। हमारी सोसाइटी ने इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद हम सबको इसमें क्यों लगाया गया? हमें यूं, आप यहां से बाहर निकले और आपको तो यहां से जितने आपको बैनर्स और बिन बोर्ड्स नजर आएंगे ना, 70 to 80% बिल्डर्स, ये प्लाजा, वो प्लाजा, ये स्कीम, वो स्कीम, ये डीएचए गुजरावाना, डीएचए मुल्तान, डीएचए बावनपुर। कितनी जमीनें बेचोगे? कब तक बेचोगे? कब तक बेचोगे? जो पैसा प्रॉपर्टी में लग जाता है ना, वो इकोनॉमी से निकल के डंप हो जाता है, मट्टी में जला गया। उसकी वैल्यू बढ़ रही है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी इन्वेस्टर्स ने वैल्यू बढ़ा दी। आप देखें, हमें इस पे लगाया कि अब इंडियन ड्रामे आपको कोई देखता हूं ना बाहर के चैनल से, केबिन से नहीं, बाहर के चैनल से, आप इंडियन एड्स देखें, वो कितने जबरदस्त एड्स होते हैं। सॉफ्टवेयर के एड्स, टेक्नोलॉजी के एड्स, हमारे पास बिल्डर्स के एड्स। हमें प्रॉपर्टी में उलझा दिया गया। अब ये देखें, पिछली गवर्नमेंट आई, दो तरह की स्कीम्स आई, एक रोशन पाकिस्तान, एक कामयाब जवान। रोशन पाकिस्तान स्कीम क्या थी? 5% पे कर्जा लो, घर बनाओ। जो घर उस टाइम पे 50 लाख का था, वो 1 करोड़ का हो गया। हम लोगों ने 1 करोड़ पे घर लिए, क्योंकि 5% पे कर्जा मिल रहा था। अब वो कर्जा 20 साल के लिए फिक्स हो गया। आज रेट चल रहा है 25%, 20% एडिशनल सब्सिडी उसको मिल रही है, जिसने भी वो फाइनेंसिंग लेनी। वो सब्सिडी की कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है? मैं और आप, अपने टैक्स के पैसों से। अल्टीमेटली ये कॉस्ट भी हम पे ही आती है। क्यों? क्योंकि अगर जो सब्सिडी में जो पैसा जाता है ना हमारा टैक्स का, उससे इन्फ्लेशन आती है। ठीक है, कोई ना कोई। अच्छा, दूसरी स्कीम बहुत अच्छी थी, वो थी कामयाब जवान प्रोग्राम। वो क्या था? वो ये था, कर्जा लो, कोई छोटा सा कारोबार शुरू करो। वो एंटरप्रेन्योर क्रिएट करने की स्कीम थी, बहुत अच्छी स्कीम थी। लेकिन हुआ गया, आप अपने जानने वाले रिसर्च करें, खुद 100 लोग उठाएं, 100 में से 10 लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने रोशन पाकिस्तान स्कीम पे कोई ना कोई घर ले लिया होगा। 100 में से 10 बोल रहा हूं। और आप कामयाब जवान का पूछेंगे, 100 में से शायद एक ना मिले। यह है डायनेमा हमारे मुल्क का। अच्छी चीज पे हमें आसानियां नहीं दी जाती, और बुरी चीज को इतना आसान कर दिया जाता है कि हम फंस जाते हैं। तो प्रॉपर्टी में पैसा डंप होता चला गया। अच्छा, अब यहां पे तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आप करो प्रॉपर्टी में, लेकिन रहने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए। ट्रेडिंग करो, पैसे बनाओ, बेचो। अब रहोगे तो उसमें कैपिटल गेन को एंजॉय नहीं कर सकोगे। बेचो, आगे जाओ, दूसरी जगह बनाओ। 45 ईयर्स के बाद आप प्रॉपर्टी वर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, इसको बेच दो। बेच के इस पैसे को कहां रखो? एमबीएस में। अब एमबीएस में रख के आपने क्या किया? देखो, अगर आपने घर बेचा और घर बेच के आज अपने विरासत तकसीम कर दी ना, तो आप बेटों के आगे हाथ फैलाओगे। ऐसा ही है ना? कौन चाहता है मैंने सारी जिंदगी मैंने बेटों को पाना हो, अब बेटों में जो पाने? भैया, हर बंदा इंडिपेंडेंट रहना चाहता है ना। तो जिंदगी में कोई भी विरासत तकसीम नहीं करता, नहीं देता। इसका बेहतर हल क्या है? आप यहां पे घर बेचो 45 ईयर्स की एज पे, और उसको इन्वेस्ट कर दो एमबीएस में। एमबीएस में भी रिटर्न कितना आ रहा है? 18% आ रहा है। मैं कहता हूं लॉन्ग टर्म रिटर्न आप 12% अज्यूम करो। कितना? लॉन्ग टर्म रिटर्न 12% अज्यूम करो कि 12% प्रॉफिट चलता रहेगा लॉन्ग टर्म पे। ये 25 साल की हिस्ट्री ये कहती है कि आपका एवरेज रिटर्न फिक्स इनकम एवेन्यूज से 12% आ जाता है। सुबह से तो 12% आता है। अब मैंने 5 करोड़ रुपए, अगर मैं घर जिसमें रह रहा था, वो मुझे कितना रेंट पे, वहां पे कितना रेंट होगा अंदाजन? लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए रेंट रख लो, मेंटेनेंस वगैरह मिला के 1.5 लाख रुपए रेंट रख लो। साल का रेंट कितना हो गया? 1.5 लाख को मल्टीप्लाई करें 12 से, 18 लाख रुपए साल का रेंट हो गया। अब मैंने अगर ये घर बेच दिया और मैं रेंट पे शिफ्ट हो गया, तो मुझे रेंट कितना देना है? सिर्फ 1.5 लाख रुपए महीना, 18 लाख रुपए, और 12% मैं कमाऊंगा। कमाया 12%, तो 50 मिलियन का 12% कितना बनता है? 60 लाख रुपया। 60 लाख को डिवाइड करें 12 से, कितना बना? 5। कमा रहा हूं 5 लाख, रेंट कितना दे रहा हूं? 1.5 लाख। रह रहा हूं उसी घर में जिस घर को बेचा मैंने। अब यहां पे रिस्क है दो। क्या?
मैंने घर बेचा, ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया MBS में, अपना घर छोड़ के किराए पे आ गया, तो मेरी लाइफ स्टाइल में चेंज तो कोई नहीं आया, क्योंकि मैंने 1.5 लाख रुपए वहाँ, बाकी तो री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, आप री इन्वेस्ट पूरा ना करो, आप 50,000 रुपए एडिशनल निकालो, यानी 1% एडिशनल निकालो। किस चीज़ के? कि मैं पार्टी करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा, लाइफ एंजॉय करूँगा। 45 साल मैंने बहुत मेहनत की, अब मैं बच्चों में डिपेंडेंट भी नहीं हूँ, लाइफ एंजॉय करूँगा। मैं हर 2 साल में फॉरेन ट्रिप मारूंगा, 2 साल बाद फॉरेन ट्रिप मारूंगा। मार सकता हूँ मैं? 50,000 रुपये निकालना हूँ महीने के, तो साल के कितने निकालूंगा? 6 लाख। 2 साल में कितने हो गए? 12 लाख। 12 लाख रुपए से मैं फॉरेन ट्रिप मार सकता हूँ और उम्रा करने जाऊंगा, वही घूम के आ गया और उम्रा करने जाऊंगा ना 12 लाख। अब आप कहोगे मेरा इतना कितना 12 लाख का उम्रा कर रहा है, तो एक ना थोड़ी जा रहा हूँ, 5 बंदों के साथ जा रहा हूँ ना, शेयरिंग पे जा रहा हूँ। एक मैं खुद 4 बीवियाँ, मतलब उम्मीदें अच्छी रखी ना। तो अब एक बंदे की शेयरिंग में कॉस्ट कितनी आ रही है? 2.5 लाख रुपए। 5 के साथ कितनी कॉस्ट आई? 12.5 लाख रुपए। हर 2 साल में उम्रा कर रहा हूँ। अयाशी है नहीं है, पार्टी है नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आप 50 मिलियन की आपने इन्वेस्टमेंट की थी MBS में, और आपने नॉमिनी बना दिया। कितना? बीवी को नॉमिनी कितना किया? 12.5%। और बाकी बेटियों को कितना किया? 16.66, क्योंकि उनका 75 लाख हिस्सा था, 75 लाख को डिवाइड किया था तो उनका रेशो बना था 16.66। 16.66 से उनको हिस्सा दे दिया, बाकी बच्चों को बेटों को डबल हिस्सा बना के नॉमिनी बना के छोड़ दिया। अब प्रॉफिट मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और जो वैल्यू बढ़ रही है उससे उनका शेयर इक्वली बढ़ रहा है। और जब मैं मर जाऊंगा वो अपने अपने हिस्सा लेके पाकत से चले जाएंगे। इसका मतलब मैंने वरासत टेक्निकली आधी तकसीम कर दी। जिंदगी में भी सुकून रहा और आखिर में भी सुकून आएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे रिस्क क्या आ रहा है कि रेंट हर साल जो 8.5 लाख है ना, 8.5 लाख है, 25 साल अगर मैं जीत गया, मेरी एज क्या हो जाएगी? 70 साल। 25 साल अगर मैं जीत गया तो हर साल 10% से रेंट बढ़ रहा है। तो रेंट, इसका मतलब 8.5 लाख रुपए रेंट है, पर कन कितना होगा? 1,65,000 रुपए अगले साल, और उससे अगले साल उसका 10%। नॉर्मली एग्रीमेंट पे लिखा होता है 10%, बट टेक्निकली प्रैक्टिकली ऐसा होता है? नहीं होता। किसी साल में रेंट बढ़ाता हूं, किसी साल में 5% बढ़ाता हूं, किसी साल में पूरा 10% बढ़ाता हूं। यानी ऑन एन एवरेज मैं रेंट कितना ग्रोथ आती है? 6 से 7। लेकिन मैं अज्यूम करता हूं जो कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा है वही रेंट की ग्रोथ आती है। दूसरा, मैं 50,000 रुपए आज निकाल रहा हूं पार्टी एक्सपेंस के, इस इन्फ्लेशन के साथ ये जो मैं पार्टी कर रहा हूं 2 साल बाद जाके फॉरेन ट्रिप मार रहा हूं, इसका एक्सपेंस भी बढ़ेगा 10% से, इसकी भी ग्रोथ लगाने। मैंने ऐसी कैलकुलेशन चलाई। कैलकुलेशन चलाने के बाद इरफान क्या करना है, कैलकुलेशन चलाने के बाद मैंने 50 मिलियन पे खर्चा कितना कर रहा हूं हर महीने का? 1.5 लाख रुपए रेंट, 50,000 रुपए पार्टी के, 2 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं। कमा कितना रहा हूं? 12% के प्रॉफिट पे, नॉट 18। करंट रेट को नहीं लिया मैंने, 18-19 नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं 12%। कितना कमा रहा हूं? 5 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं। खर्चा कितना किया? 2 लाख। तो कंपाउंडिंग कितनी हो गई? कंपाउंडिंग इन्हें कितना छोड़ दिया मैंने? 3 लाख। इस चीज को करते करते मैंने ग्रो किया 25 साल तक। तो 25 साल तक, 25 साल बाद मेरी एज कितनी हो चुकी? 70 साल। जो घर मैंने बेचा था 5 करोड़ का, 25 साल बाद उस घर की वैल्यू कितनी हो गई होगी? अब 25 करोड़। ऐसे ही है। तो अब मुझे उसकी वैल्यू का क्या करना? 70 साल हो गए, अंदर अंदर करना, दवाइयां खानी है। अब मुझे घर खरीद के क्या करना? अब 70 साल में मुझे क्या करना चाहिए? मर जाना चाहिए। अरे यार, मतलब 70 साल एज हो गई, अब ना शादी कर सकते हो, ना घूमने जा सकते हो, तो बेहतर क्या है? सही है। वरना क्या होगा? आप पार्टी नहीं कर रहे हो, दवाई खाओगे 5 लाख रुपए की महीने की। अरे यार, अगर नहीं मरो ना तो फिर क्या होगा? फिर अपनी कैश वैल्यू देखोगे ना 5 साल बाद, वो देख के मर जाओगे, क्योंकि वो खत्म हो जाएगी 75 साल पे। आप इस तरह करते रहोगे ना, इस तरह आपने एक्सपेंस जब ग्रो किया, प्रॉपर्टी पे आइएगा। इसमें मैंने अज्यूम किया, आप वहां पे सामने कैलकुलेशन देख रहे हैं, मैंने 50 मिलियन दिया और प्रॉफिट रेट दिया 12%। बस सही, नहीं बड़ा करना, नहीं बड़ा करना, ठीक है। 25 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी बनी दिखाइएगा इरफान नीचे आके। 25वें साल इसकी वैल्यू बन रही है 11 करोड़ रुपए। यानी थोड़ी देर के लिए साइड हुईगा,
यानी 5 करोड़ रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे और हर महीने पैसा भी निकालता रहा, कंपाउंडिंग के लिए पैसा भी छोड़ता रहा, उसकी लाइफ स्टाइल में बेहतरी भी आई, घर भी उसी हिसाब से लिया और हर साल 10% की ग्रोथ के साथ मैंने लिया। तो भी क्या हुआ, साल 25वें साल के एंड के बाद उसकी वैल्यू 11 करोड़ रुपए मौजूद है। उस टाइम पे मेरी एज कितनी हो चुकी, 70 साल। करना क्या चाहिए था, लेकिन और फिर क्या होता, इसकी क्या होता, जो नॉमिनी को, जिसको मैंने जितना नॉमिनेट किया हुआ है उसको उतने पैसे मिल जाते। वरासत भी तकसीम, यानी जिंदगी में मैंने पार्टी कर दी और आखिरत भी सुकून में आ गई। अभी क्या है, वरासत तकसीम ना करने की वजह से पूछ तो होनी है ना, पूछ होनी है, वरासत तो जिम्मा था। अच्छा, अब यहां पे एक और चीज देखें, नेफ पे आइएगा इरफान थोड़ा सा। ये जो डी कॉलम चल रहा है ना, ये डी कॉलम चल रहा है कि मैं कितना रेंट दे रहा हूं साल में। थोड़ा छोटा कीजिएगा, ये डबल क्लिक कर दीजिएगा ताकि नीचे का दिख जाए। आप ये देखें 25वें साल मैंने हर साल रेंट को ग्रो किया है। 25वें साल में रेंट कितना दे रहा हूं मंथली, 15 लाख रुपए। कहां से शुरू किया था, 1.5 लाख। यानी मेरी कितनी कंजर्वेटिव अप्रोच है, उसके बावजूद 25 साल में मेरा पैसा बढ़ रहा है, खत्म नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने पार्टी एक्सपेंसिव कितने से शुरू किया था, 50,000। 25वें साल के बाद मैं कितना निकाल रहा हूं, 5 लाख रुपए तकरीबन। इसका मतलब मैं उसको भी इन्फ्लेशन से कवर कर रहा हूं। उसके बावजूद मेरे 11 करोड़ रुपए, अगर सिर्फ 12% का सालाना प्रॉफिट आए तो मेरी वैल्यू 25 साल बाद 11 करोड़ रुपए हो जाती है और मेरी लाइफ स्टाइल में। तो भाई आज के ये सेशन का ये मकसद था, आपको इतनी तमीर बांधने का ये मकसद था, ये कैलकुलेशन दिखाने का कि आपने लोगों को, एक मकसद मैंने आपको दिया था करंट अकाउंट सेशन के शुरू में, कि उस पर आपने नियत करने कि मैंने इस पैसे को जो फ्री में बैंक कमा रहा है इसको निकाल के इसका जो प्रॉफिट है 200 अरब रुपए, ट्रिलियन रुपीस का प्रॉफिट, ये गरीबों तक पहुंचाना है। ये नियत करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सवाब भी देगा कमीशन और सैलरीज के साथ। दूसरी नियत यहां पे एक और सवाब की नहीं करें, ये जो हमारे मुल्क के साथ हमारी सोसाइटी ने, हमने जो अपने साथ किया, बेसिकली किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, हमने अपने साथ किया। हमने प्रॉपर्टी को इतना लाजिम बना दिया, उस चक्कर में हमने एंटरप्रेन्योर्स बनाने छोड़ दिए, बिजनेसमैन नहीं क्रिएट कर सके, क्योंकि हमें फिक्स पैसा मंथली चाहिए था कि किसी भी तरह मैं सेविंग करके घर बनाना है मुझे। सबको घर बनाने पे लगाया और हमने बिजनेसमैन बनाने, एंटरप्रेन्योर बनाने छोड़ दिए। हमने ये जो पैसा प्रॉपर्टी का डंप हुआ, जिससे इन्वेस्टर्स ने पैसे बनाए, असल में किसने पैसे बनाए, हम, एक आम बंदे के पहुंच से दूर हो गया घर। हमें अगर इस कॉन्सेप्ट पे, इस मुहिम पे हम काम करेंगे इस नियत से कि मैंने लोगों के जो फालतू में इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टीज में, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट बिकवा के एमबीएस में लेके आनी है, इस नियत से कि मैं बिकवा बिकवा के प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी नीचे लेके आऊंगा इंशाअल्लाह ताला कि लोगों, आम लोगों की पहुंच में घर आएगा और एक एक्चुअल वैल्यू जो घर की होनी चाहिए उस पर घर एक आम बंदे को मिलेगा। तो इंशाअल्लाह आपको इस नियत से काम करेंगे तो ये दूसरा सवाब भी आपको जरिया बनेगा। थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश पूरी की कि आपको